थैंक यू। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं और यहाँ बात हो रही है आईएमए की, बात हो रही है एलोपैथी की, बात हो रही है होम्योपैथी आयुर्वेद की, दोनों की कंपैरिजन की बात हो रही है। तो कंपैरिजन का बड़ा सिंपल एक तरीका है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि एविडेंस बेस्ड जब भी कोई एलोपैथी की बात करता है या मॉडर्न मेडिसिन की बात करता है तो सिर्फ एक ही बात करता है कि एविडेंस बेस है कि नहीं है, एविडेंस बेस है कि नहीं है। तो इसके एविडेंस हमने पिछले कई सालों से ढूंढना शुरू किया और एक इंटरेस्टिंग बीमारी से मैं बात शुरू करूंगा, दैट इज कॉल्ड एच आई वी एड्स। और उसमें कंक्लूजन ये निकला कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका अगर सिंपल अर्थ यह है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसे बोलते हैं एड्स। यानी कि जब जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो आप एड्स के पेशेंट हैं। अगर मेरी इम्यूनिटी थोड़े दिन के लिए कमजोर हो जाएगी तो उस वक्त मैं एड्स का पेशेंट। तो हम में से सब के सब जिंदगी में बहुत बार एड्स के पेशेंट रह चुके हैं। किसी न किसी कारणवश हमारा इम्यूनिटी कम होता है तो हम एड्स के पेशेंट बन जाते हैं, फिर हम खाते पीते हैं, धूप में जाते हैं तो दोबारा से इम्यूनिटी आ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड एड्स, राइट। अब इन्होंने ये जोड़ा है कि एड्स जो होता है वो HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है। तो ये जोड़ा है। अब क्योंकि एविडेंस बेस्ड साइंस बोला जाता है तो इसका मतलब इसका कोई सबूत होगा, कोई सबूत होगा कि HIV से एड्स होता है, इसका कोई सबूत होगा। लेकिन आपको जान के शॉकिंग लगेगा कि इसका कोई सबूत है ही नहीं। मेडिकल लिटरेचर में अभी तक कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि HIV से एड्स होता है। देयर इज नो 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 प्रूफ। तो आज से मेरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ जो एक टकराव रहा है वो कई सालों से रहा है। और मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखा और 8 अप्रैल 2018 मैंने एक सेमिनार आयोजन किया। वहां पे हमने एड्स पे चैलेंज किया कि एच आई वी से एड्स नहीं होता है, राइट। तो उनकी आईएमए उनका एक खास तरीका है कि जब भी आप उनको चैलेंज करेंगे विद सबूत तो वो आपको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करेंगे, मतलब फेस टू फेस नहीं आएंगे। तो वहां भी उन्होंने ऐसे ही किया, फेस टू फेस नहीं आए। उन्होंने फेस टू फेस ना आके उन्होंने अपना अपना बयान टेलीविजन में, एबीपी न्यूज में और बाकी जगह पे दिया मेरे अगेंस्ट, पर सामने नहीं आया। सामने आने से क्या है कि एविडेंस लेके आना पड़ेगा, राइट। तो वो सामने नहीं आया कभी भी। अभी भी अभी इसी महीने की बात है, दिस इज मे, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, राइट, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया अभी। और उन्होंने आईएमए वालों का भी मेरे मेरे टिप्पणी पे उनका कमेंट लिया। और उन्होंने तो सिर्फ ये बोलते कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ यही बोला कि HIV से एड्स नहीं होता फॉर एग्जांपल, और अगर होता है तो कोई HIV की पेशेंट को लाओ और मैं आपको ही बोल रहा हूँ उसका ब्लड सैंपल मेरे अंदर डाल दो तो मुझे भी एड्स हो जाना चाहिए, जबकि ये ट्रूथ नहीं है। तो ये सारी चीज आपको समझने के लिए यू हैव टू रीड द बुक। ये बुक मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा, विश्वरूप.com से फ्री डाउनलोड है ई बुक सेक्शन में। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे तो सारी चीज क्लियर होंगी। एक, मॉडर्न मेडिसिन इज नॉट एविडेंस बेस्ड, इट इज नॉट एविडेंस बेस्ड। कैसे? आप कोई भी बीमारी की बात की, हम एड्स की बात करते हैं तो बीबीसी कॉरेस्पोंडेंट ने बोला, मुझसे पूछा कि भाई एड्स में तो इतनी सारी जो पेशेंट्स हैं उनको दवाई चल रही तो ही वो जिंदा है। तो मेरा सवाल है, अगर उनको दवाई नहीं चलती तो क्या वो मर जाते? ऐसा कोई एविडेंस है तो ले आइए। तो उन्होंने एविडेंस दिया मुझे, वो एविडेंस मैं इस ग्रुप में शेयर करूंगा। वो एविडेंस ये था कि दो दवाइयां, वो जब भी वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं HIV के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमेशा दो दवाइयां लेते हैं, एक दवाई जो ज्यादा खतरनाक है, एक दवाई जो कम खतरनाक है, और दोनों के बीच में कंपेरिजन है। कभी भी ऐसा कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ एड्स के पेशेंट में कि एक ने दवाई ली और एक ने दवाई नहीं ली। अभी जो कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में सॉलिडेरिटी ट्रायल हुआ था जिसमें भारत ने भाग लिया था, WHO ने कराया था, उसमें अलग अलग दवाइयों का कंपैरिजन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, लेपिनोविर का, अलग अलग जो दवाई प्रोटोकॉल है उनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा खराब है। लेकिन कोई अगर दवाई नहीं लेगा वर्सेस दवाई लेगा, ऐसा कोई ट्रायल वो जानबूझ के नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसा एक ट्रायल किया था उन्होंने 2004 में डायबिटीज में कि 300 ब्लड शुगर है 10,000 पेशेंट की, 5,000 पेशेंट को दवाई दिया नहीं और 5,000 पेशेंट को दवाई दे दिया मेटफॉर्मिन। और सोचा देखते हैं 6 साल बाद क्या होता है। 6 साल तो छोड़िए, 3.5 साल के अंदर ही जिन लोगों ने दवाई लिया था जाहिर है उनकी ब्लड शुगर कम होने लगी, लेकिन उनमें जो मोर्टेलिटी था इट वेंट इंक्रीज्ड बाय 22%, 22% उनकी मोर्टेलिटी बढ़ गई। तो वो जो ट्रायल था जो 6 साल तक होना था, 6 साढ़े 6 साल तक, वो 3.5 साल में उनको रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि दवाई लेने से ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो यहाँ पे
आप एज ए व्यूअर आपको ये देखना है कि एविडेंस बेस्ड क्या है। अगर एविडेंस बेस्ड है तो क्या है, एक सवाल पूछना है कि ये जो दवाई मैं ले रहा हूँ, क्या ये दवाई लेने से मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से, या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, लाइफ स्पैन चलो ना बढ़े लेकिन मुझे कुछ आराम मिलेगा इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से, और इसका कोई एविडेंस है क्या, ये एक सवाल पूछिए। अब हम डिजीज वाइज सवाल पूछते हैं, क्या डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं दवाई लूंगा तो क्या मेरी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से, और लेट माय ब्लड शुगर बी हायर। तो एविडेंस क्या कहता है, मेडिकल लिटरेचर में एविडेंस ये कहता है कि दवाई लेने से ना तो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी ना ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिकल लिटरेचर बोल रहा है। अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी, कैंसर की। कैंसर में जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है या सर्जरी है, अगर मैं ये करूंगा तो क्या मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू कैंसर का पेशेंट कुछ ना करे, कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, आयुर्वेद भी ना ले, होम्योपैथ भी ना करे, कुछ करे ही ना। तो एविडेंस ये कहता है, एविडेंस ये कहता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ स्पैन लंबी होगी इन कंपैरिजन टू अगर आप कीमोथेरेपी लेंगे या रेडिएशन लेंगे या सर्जरी कराएंगे। तो चाहे हम कैंसर की बात कर रहे हैं, हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, हम हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट में भी ऐसा ही जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है वो यही कहता है। ब्लड प्रेशर में यही कहता है कि अनलेस आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर है कंसिस्टेंटली, तब थोड़ा बहुत दवाई का असर हो सकता है, मतलब आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने में या आपकी क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करने में। बिना दवाई के अगर आपका ब्लड शुगर 160, ब्लड प्रेशर आपका 160/100 से नीचे रहता है नॉर्मली, चाहे वो 150/95 ही रहता हो, तब भी अगर दवाई लेके उसको और नीचे करेंगे, 120/80 लाने की कोशिश करेंगे, तो नंबर चाहे वो आ जाए लेकिन आपकी लाइफ स्पैन नहीं बढ़ेगी, उल्टा घट जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी घट जाएगी। सो सिमिलरली अगर हम वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन में भी ये ट्रायल हुआ है, रिसेंटली हुआ है पिछले साल, कि जिन बच्चों ने वैक्सीन लिया कंपैरिजन में जिन बच्चों ने वैक्सीन लिया ही नहीं। अब इन दोनों को अगर हम देखें, ट्रैक करें कि पिछले 20 साल में पूरे दुनिया में जिन लोगों ने वैक्सीन लिया अलग अलग तरह के, जिन बच्चों ने और जिन्होंने नहीं लिया, तो ये देखा गया जिन बच्चों ने नहीं लिया कोई भी वैक्सीन, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका इंटेलेक्ट, उनकी हेल्थ, उनकी इम्यूनिटी, इन आंकड़ों पे कंपेयर किया, और इन सारे आंकड़ों पे दे वर मच सुपीरियर इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कुछ ना कुछ वैक्सीन लिया। तो ये जो अगर हम एविडेंस बेस देखें, तो चाहे हम वैक्सीन की बात करें, चाहे कीमोथेरेपी की बात करें, चाहे डायबिटीज की ड्रग्स की बात करें, चाहे हार्ट की ड्रग की बात करें, या फिर जो रिसेंटली जो कोरोना डॉक्टर NN मल्होत्रा जी ने अभी बताया कोरोना की दवाइयों की बात करें, तो ट्रायल जो है अभी तक के ट्रायल्स हैं वो सारे के सारे ट्रायल्स में यही साबित होता है कि आप अगर बीमार हैं तो एलोपैथी की दवा ना लेके कुछ ना भी करेंगे तो भी आपकी लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। और अगर आपने दवाई लिया या कीमोथेरेपी कराया या फिर रेडिएशन कराया या सर्जरी कराया, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कराया, तो उससे आपकी लाइफ स्पैन एंड क्वालिटी लाइफ घटने वाली है। ये सारे एविडेंसेस को मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, कलेक्ट करके मैंने इस बुक में डाला है। ये बुक भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं विश्वरूप.com में जाके ई बुक सेक्शन में। तो आप जब भी एज ए व्यूअर, एज ए पेशेंट, जब भी आप बीमार पड़े, तब जब भी कोई कहाँ जाना है वो आप डिसाइड करेंगे, होम्योपैथी में जाना है, आयुर्वेद में जाना है, कहीं जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अगर जाते हैं तो डॉक्टर जो भी दवाई देगा आपको सिर्फ इतना पूछना है अपने आप से या डॉक्टर से कि ये दवाई लेने से आपका मकसद क्या है, उस दवाई लेने का। क्या आपका मकसद सिर्फ ये है कि कोई एक नंबर अचीव करना, राइट, कि आपका ब्लड शुगर का नंबर क्या है, ब्लड प्रेशर का नंबर क्या है, या रिपोर्ट क्या कहती है, या आपका मकसद है हमारी लाइफ स्पैन को बढ़ाना एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना। अगर आपका मकसद क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ स्पैन बढ़ाना है, विच शुड बी द मेन पर्पस, तो ये सारी की सारी दवाइयों का जो मेडिकल लिटरेचर में जो एविडेंस है, दैट इज द कंप्लीट फेलियर, दैट इज द कंप्लीट फेलियर। तो वो सारे डेटा अगर आपको चाहिए तो यू कैन पुट हियर, राइट, ये इसको देख सकते हैं, इसमें मिल सकता है। तो जब भी जितने सारे वाइड स्प्रेड डिजीजेज हैं या जितने सारे वाइड स्प्रेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उन सब के मैंने एविडेंस ढूंढे। तो एवरीवेयर देखिए, देयर आर टू थिंग्स, एक तो मेडिकल साइंस है, एक मेडिकल इंडस्ट्री है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। एक सिंपल सी दवाई अगर मैं बोलता हूँ, पैरासिटामोल की बात कर लेते हैं, अभी मनीष जी ने बताया पैरासिटामोल 150 साल पुरानी दवा होते हुए भी यू बी शॉक्ड, पैरासिटामोल का एक भी इंसान पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है। वायरल फीवर पे क्या से काम करती है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है ही नहीं, तो इसे एविडेंस बेस कैसे कर सकते हैं। हाँ, एनिमल ट्रायल है,
लेकिन एनिमल ट्रायल में ये देखा गया कि जिन एनिमल को दिया पैरासिटामोल या तो वो मर गए या फिर वो लंबे समय तक बीमार रहे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली सोचना पड़ेगा कि ये पैरासिटामोल मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्टर बोल रहा है, क्या इतना ही काफी है, या आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एविडेंस ये कहता है कि अगर आप लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। व्हाट इज मोर सेटिस्फाइंग फॉर यू, व्हाट यू आर लुकिंग एट, आप ये देख रहे हैं कि ये डॉक्टर बोल रहे तो मैं ले लूं, या आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें एविडेंस ये कहता है तो मैं ले लूं। तो अगर आप डॉक्टर बोल रहे हैं तो मैं ले लूं, फिर तो आप कुछ भी लीजिए। लेकिन अगर आप सबूत क्या बोल रहा है, अगर इस पे आप जानना चाहते हैं तो सबूत तो यही कहता है कि पैरासिटामोल जैसे 150 साल पुरानी दवाई का भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोई भी ट्रायल ही नहीं है, एनिमल ट्रायल है उसमें वो फेलियर है, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो जब 150 साल पुरानी दवा या कोरोना की नई दवा, राइट, इन इन दोनों को मैंने बता दिया और बीच की भी बता दिया। तो एलोपैथी कोई साइंस नहीं है, इट इज अ सूडो साइंस। अब अगर मैं बोलता हूं, हमने कई बार पत्र लिखा, अभी भी अपने डॉक्टर अमर सिंह आजाद कन्वीनर हमारे, हमने एक चिट्ठी लिखी सारे भारत के एमएलए, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी एसोसिएशन, कि भाई आप एविडेंस तो देखो ना, एविडेंस देखो। तो इनकी एक चाल है कि ये सामने आके डिबेट नहीं करेंगे, डिबेट उनसे करेंगे जिनके पास एविडेंस नहीं, राइट। तो हमारे पास एविडेंस है तो हमारे पास सामने से नहीं आएंगे, पीछे से वार करेंगे, अखबार में कोई इश्तेहार छपवा देंगे, टीवी में आके कोई कमेंट कर जाएंगे पीछे से, बट दे विल नेवर कम फेस टू फेस, राइट। मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलता हूं कि कोई भी एलोपैथी का कुछ भी हो तो आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, इंस्टेड ऑफ कि वो पीछे से जाके कोई कमेंट बोलें, वो सामने से आके डिबेट करें। डिबेट के लिए सारे दस्तावेज हमारे तैयार हैं, विच इज अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन, यू कैन टेक इट। तो अब एक आखिरी बात, 5 मिनट 2-3 मिनट में मैं खत्म करता हूँ, आखिरी बात कि ये कंसेंसस बनने लगा है। आज भी बीच बीच में डॉक्टर एन एन मल्होत्रा जी ने भी पॉइंट आउट किया, क्यों ना हम ऐसा करें कि माइल्ड मॉडरेट केसेस आयुर्वेद होम्योपैथ वगैरह कर लें, हाँ कोई सीवियर बात आती है तो एलोपैथ कर लें। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि सीवियर केसेस वो हैंडल कर लेंगे? क्या उनके पास कोई एविडेंस है कि उन्होंने हैंडल किया है? ये व्हाट इज द बेसिस ये डिसाइड करने का? सीवियर केस है तो वो एलोपैथ वाले हैंडल कर लेंगे, और माइल्ड और मॉडरेट, और ये सिर्फ मल्होत्रा जी की बात नहीं है, जितने आयुर्वेद हैं, जितने आयुर्वेदाचार्य हैं, जितने होम्योपैथ हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके भी दिमाग के बहुत गहराई तक घुसा हुआ है कि चलो भाई सिंपल केसेस तो हम सॉल्व कर लें, खांसी जुकाम बुखार ये सब हम सॉल्व कर लें, हाँ कहीं बहुत सीवियर होगा तो हम एलोपैथ में तब जाएंगे। जबकि ऐसा सच नहीं है कि वहां, क्योंकि वहां चले तो जाएंगे, लेकिन जाने से आपके चांसेस ऑफ लिविंग, जिंदा रहने के, वो बढ़ने चाहिए या फिर वो घटने चाहिए? तो वो बढ़ने चाहिए। तो क्या ऐसा कोई सबूत है कि सीवियर केस को जब वो हैंडल करते हैं तो उनके जिंदा रहने के या इंप्रूव क्वालिटी लाइफ के चांसेस बढ़ जाते हैं? इंपॉर्टेंट ये नहीं कि उनके पास बहुत बड़े बड़े मशीन है, लेकिन क्या वो मशीन आपको आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं? इफ आई टॉक ऑफ वेंटिलेटर, अगर हम वेंटिलेटर की बात करें तो लगता है कि उनके पास तो वेंटिलेटर है। अरे वेंटिलेटर है, लेकिन एविडेंस क्या कहता है? एविडेंस ये कहता है, वेरी क्लियर कट एविडेंसेस, कि जो लोग वेंटिलेटर में जाते हैं वो 98% लोग वापस नहीं आते, वो वेंटिलेटर से ही ऊपर चले जाते हैं। और जो 2% लोग आते हैं वो 3-4 महीने के लिए घर आते हैं, और उनकी लाइफ लाइफ उस 3-4 महीने में इट इज रियली पैथेटिक। वो एक अपने छोटे छोटे काम के लिए भी अभी लोगों जब में, आपने कन्वर्ट किया था, तो जब आपने अपना ये यूआई सो यहाँ पे ये है कि एक जो मेंटालिटी है कि चलो माइल्ड एंड मॉडरेट हम कर लेते हैं और सीवियर हम उनको दे देंगे, ये सोच से ही आप खुद ही एज ए आयुर्वेदाचार्य, एज ए नेचुरोपैथ, खुद ही अपने आप को कम आंक रहे हैं। तो जैसे मनीष जी ने बोला कि भाई एमबीबीएस और बीएमएस का फर्क या ये सब चीजें, लेकिन आप तो खुद ही बोल रहे हो कि माइल्ड एंड मॉडरेट हम कर लेंगे और सीवियर उनको दे देंगे। इसका बेसिस क्या है? क्यों आपको लगता है कि सीवियर वो देंगे, उनको दे देंगे तो वो ज्यादा अच्छा हैंडल कर लेंगे? अच्छा देखिए, वी आर नॉट गॉड, ना तो वो ना हम, लेकिन हम उनको तभी दे सकते हैं जब आपको आपको ये विश्वास हो कि वो हमसे अच्छा काम कर सकते हैं। वहां जाने से उनके चांसेस ऑफ लिविंग इज बेटर, उनके जिंदा रहने या उनके ऊपर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हमारे पास। अच्छा अगर हमारे पास रहेंगे तो कोई सबूत है कि हम उनको जिंदा रख पाएंगे? मैं उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे 1-2 सबूत दूंगा, उसके बाद आई विल क्लोज माय दिस लेक्चर। एंड वो ये कि अगर अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने मिलकर एक प्रोटोकॉल जो तैयार किया, लेटेस्ट प्रोटोकॉल तैयार किया, पिछले महीने उन्होंने रिलीज किया, कि सीवियर केस किसको मानते हैं कोविड के पेशेंट को, या सो कॉल्ड कोविड के पेशेंट में सीवियरिटी किसको मानते हैं, जो सीधा आईसीयू के लिए एलिजिबल है। सीवियर केस उनको मानते हैं
नंबर 1 उनको कोमॉर्बिड कंडीशन होने चाहिए, और नंबर 2 उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 88% से कम होना चाहिए। ये दोनों केसेस अगर हैं, दैट मींस दैट पेशेंट इज फिट फॉर डायरेक्ट आईसीयू एडमिशन। डायरेक्ट आईसीयू ये है, सीवियर केसेस उनको मानते हैं, ये दोनों पैरामीटर अगर कोई फुलफिल करता है तो। मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं पर्सनली, चाहे मेरे जयपुर सेंटर की बात करें, चाहे अहमदनगर सेंटर की बात करें, या फिर हमारे जो 550 नाइस एक्सपर्ट है, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसर केयर एक्सपर्ट्स, हमारे पास जो ऑनलाइन पेशेंट्स आते हैं जो घर पे ही ट्रीट होते हैं, उनमें से 20% ऐसे ही पेशेंट होते हैं जिनमें यही दोनों फैक्टर होता है। they are having they had the comorbid conditions and their oxygen saturation often is less than 88%, और जब तक वो हम तक पहुंचते हैं तब तक ऑलरेडी उनका ब्रेथलेसनेस और ये सारे इश्यूज होते हैं, which otherwise had they gone to ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो आईसीयू के लिए फिट थे, यानी कि सीवियर कंडीशन में ही कैटेगराइज करने के लिए फिट थे। सो 20% पेशेंट दे कम टू, हमारे जितने पेशेंट आते हैं उनमें 20% ऐसे होते ही हैं। वो जो 20% हैं उनको हम ट्रीट करते हैं, और उनको इंटरेस्टिंग बात है कि उनको हम नेचुरोपैथी से ही ट्रीट करते हैं। नेचुरोपैथी इज व्हाट, आपको बस एक लाइन आपको समझा देता हूँ, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इस तरह से बैठा हूँ, आपकी तरफ झुक के मैं इस तरह बैठ रहा हूँ, राइट। अगर मैं ऐसा बैठूंगा, इस पेशेंट को ऐसे ही जैसे बिठाऊंगा तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करता है। उसी पेशेंट को आगे की तरह ऐसे बिठा दिया, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा। इतना सा ही फर्क है। अब इसको आप नेचुरोपैथी बोलेंगे, इसको आयुर्वेद बोलेंगे, इसको मॉडर्न मेडिसिन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये तो बॉडी का एक पोस्चर है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो बॉडी का साइंस है वो किसी पैथी के आधार अधीन नहीं है कि इस पे कब्जा हो गया कि ये मेथड है ये हमारा है या ये किसी और का। वो मॉडर्न साइंस है, वो हर साइंस है, साइंस है। ये साइंस पहले भी था, आज भी है, राइट। अगर इसको देखें ये किसने इजाद किया तो वो अपने आप में डिबेट है। तो हम क्या करते हैं, या आपको क्या करना चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन 70%, 60%, 50%, 40% वाले भी आते हैं। 40% मुझे पता है जो आईसीयू में काम करते हैं वो मेरे ये लेक्चर सुनेंगे तो वो या तो हंसेंगे कि इनको पता नहीं 40% क्या होता है, बट सिंसियरली एंड सीरियसली 40% वाले पेशेंट आते हैं। और 40% तक वाले पेशेंट जब आए हैं, इससे नीचे अभी तक आए नहीं, बट हमने कभी भी किसी पेशेंट को डिनाई नहीं किया आज तक। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे जितने भी सेंटर हैं, कल ही हमारा हिसार में भी एक सेंटर खुला है, 5 तारीख को हमारा अकोला में सेंटर खुल रहा है, और पहला इंस्ट्रक्शन ये होता है कि पेशेंट अगर आएगा तो हम डिनाई नहीं करेंगे। यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी पेशेंट को पहले देखते नहीं, भाई यहाँ नहीं हो सकता, रेफर कर देते हैं, बट वी नेवर रेफर। और उसके बावजूद 40% तक पेशेंट ने लिया, और उसको पोस्चर चेंज करा के, द मोमेंट भी उसकी सिटिंग पोस्चर चेंज कराते हैं, प्रोन वेंटिलेशन कराते हैं, और फैन उसकी आंखों नाक के आगे लगाते हैं, और 1 घंटे के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से मैजिकली उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है। लेकिन अब क्या है कि ये जो दो साइंस है, दोनों साइंस को छुपा दो। अब बोलो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, अब बोलो कि अब वेंटिलेटर की जरूरत है, तो ये साइंस नहीं हुआ, ये व्यापार हुआ, ये बिजनेस हुआ। तो यहाँ करना क्या होगा, करना बस यही होगा आपको कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप वहीं जाएं जो एविडेंस दे, जो सबूत दे। मैं तो सबूत दे रहा हूँ कि आप हमारे अहमदनगर सेंटर जाइए, जयपुर सेंटर जाइए, हिसार सेंटर कल ही खुला है, राइट। और गाजीपुर बॉर्डर में हमारा कैंप लगा हुआ है 2 महीने से। वहां जब से कैंप लगा है, हम ये नहीं बोलते कि हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम बोलते हैं कि वी आर फॉर्चुनेट, तब से उस गाजीपुर एटलीस्ट देयर इज नो डेथ। अदरवाइज आप देख रहे थे कि हर दिन बॉर्डर पे बैठे किसानों में से कोई ना कोई की डेथ हो ही रही थी। तो बहुत सिंपल बॉडी का साइंस है, उस साइंस को अगर आप समझ लेंगे तो क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज भी अक्सर आप हैंडल कर लेंगे। तो वो साइंस is there in the body, for that we don't need big machines। ये दिखाने के लिए वो ना तो वेंटिलेटर की जरूरत है, बल्कि वो वेंटिलेटर इज वन मोर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी। तो आपको अवेयर होना है। जो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप माने, आप सारे एविडेंस लें, चाहे मैं हूं, चाहे आचार्य मनीष है, चाहे डॉक्टर अमर सिंह आजाद है, चाहे नीसा का प्लेटफॉर्म है, या एलोपैथी है, या आयुर्वेद है। आप पहले एविडेंस लें, एविडेंस को माने। फिलहाल जो जितनी सारी चीजें मैंने बताई उसके एविडेंस यहाँ से ले सकते हैं, या फिर उसके एविडेंस इस बुक से, अगर वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ से ले सकते हैं। ये सारी बुक्स फ्री डाउनलोड है विश्वरूप.com में। मैं उम्मीद करता हूँ इसको देखने के बाद आप बेटर जजमेंट कर सकते हैं कि जब भी आपको इलाज करना है तो कौन से वाला इलाज करना है। फिलहाल मेरी ये कोशिश है कि आने वाले 2 महीने के अंदर भारत में हर स्टेट में एटलीस्ट एक नाइस सेंटर, हम जिसे बोलते हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही हो जो हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं। अभी तो 3 या 4 स्टेट में भी हो चुका है, बाकी स्टेट में होगा, और आपका सहयोग रहेगा तो जरूर होगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। डॉक्टर विष्णु चौधरी, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा श्री हितेश जानी जी। हितेश जानी जी आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान और जो
जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं